वो दिन बाकी दिनों से कुछ अलग था। स्कूल से घर लौटते वक्त मैं कुछ उदास सा था, कहीं खोया हुआ था। माँ समझ चुकी थी, इसलिए तुरंत घर पहुंचते ही पूछ लिया कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ। माँ से झूठ क्यों ही बोलता, तो मैं भी बोल पड़ा कि माँ आज ना सारे बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। माँ थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली कि बेटा तूने ऐसा क्या बोल दिया जो सब तुझ पे हंस पड़े। मैंने बताया कि आज मास्टर जी सबसे पूछ रहे थे कि सबको बड़े होके क्या बनना है। कोई डॉक्टर बोल रहा था, कोई इंजीनियर बोल रहा था, कोई टीचर बोल रहा था, तो मैंने भी बोल दिया कि मास्टर जी मुझे सेना में भर्ती होना है। मास्टर जी सुनकर थोड़ा सा हंस दिए और बोले कि सेना में ऐसे हल्के पतले से लोग भर्ती नहीं होते, उसके लिए मजबूत बनना पड़ता है। और ये सुना ही था कि सारे बच्चे हंस दिए। माँ, क्या मैं सेना में भर्ती हो सकता हूँ? माँ ने मुझे मेरे पास बिठाया और बोली, सेना में जाने के लिए मजबूती की तो जरूरत है, लेकिन सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी। देखना बेटा, एक दिन तू मेरा, देश का और अपना तीनों का नाम रोशन करेगा। मेरे घर का सेना से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पिताजी की एक्सीडेंट में पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरी माँ सिलाई की दुकान पर काम करके मेरा पेट पालती थी। उस दिन सेना में भर्ती होना मेरा एक सपना सा हो गया था। समय बीता, सपना पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाई भी की, मेहनत की, कसरत की, खुद को मजबूत बनाया, पतले शरीर से एक मजबूत शरीर बनाया। मास्टर जी को तो मैंने गलत साबित कर ही दिया था, क्योंकि उनके एक छोटे से मजाक से मैंने सेना की भर्ती की परीक्षा भी पास कर ली थी। अब ट्रेनिंग में माँ से दूर जाना था और पहले कभी माँ से दूर रहा नहीं, तो थोड़ा परेशान था, हैरान था। जब माँ से विदा लिया तो माँ तो अपने आंसू छुपा रही थी, पर मेरे आंसू बह गए। मैंने माँ से ट्रेनिंग के वो 10 दिन बहुत कठिन थे। शुरू के 10 दिन ट्रेनिंग के बहुत कठिन थे। हर पल बस यही ख्याल आता था कि माँ की तबीयत कैसी है, माँ ने कुछ खाना खाया होगा कि नहीं। बस ऐसे ही ये सोचते सोचते कैसे पूरा दिन निकल जाता था, समझ में ही नहीं आता था। माँ और अकेली हो चुकी थी। जब ट्रेनिंग के बाद माँ से मिला तो उन्हें गले लगा लिया। गले लगाकर इस बार वो भी रो पड़ी। मुझे याद है, जब मेरी पहली बार पोस्टिंग हुई थी, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो घर से निकलते वक्त मेरी माँ भी रोई थी। मैंने उनसे बोला था कि माँ मेरा मन नहीं, मैं जब कभी भी बाहर जाता हूँ ना तो तेरी चिंता में आधा हो जाता हूँ कि तू कुछ खाती है, तू कुछ पीती है कि नहीं, कि बस मेरा ही राग लगती रहती है। माँ ने मुझसे बोला कि बेटा अब तेरी पहली माँ मैं नहीं, ये धरती है। तेरे पापा अब ये देश है, और तू अगर अपने माँ बाप की, नए माँ बाप की रक्षा करेगा, इस धरती की, इस देश की रक्षा करेगा, तो मैं खुद सुरक्षित रह पाऊंगी। अगर तूने अपने इस देश की, अपनी इस माँ की रक्षा नहीं की, तो इस माँ की रक्षा कोई नहीं करेगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने एक सल्यूट किया और मैं आगे बढ़ा, अपनी एक नई मंजिल की ओर चल पड़ा, खुद का, माँ का और सबका नाम रोशन करने। मेरे काफी दिन बॉर्डर पे बीते। मुझे कुछ ऐसी जगहों पे पोस्ट किया गया, इतने बीहड़ों में जहां दोपहर का तापमान 48 डिग्री, 48, 49 डिग्री जाता था, और शाम को रात होते होते तक 3-4 डिग्री तक पारा लुढ़क जाता था। हम वहां पे 12-12 घंटे तक एक पोजीशन में खड़े रहते थे, दुश्मनों को ढूंढते रहते थे। कब कौन कहां से हमला कर दे हमें कुछ पता नहीं रहता था। हम सर पर मौत लिए बस चलते रहते थे। अजीब दिन थे, पहले पैर दुखते थे, बहुत अजीब दिन थे वो। पहले तो पैर दुखते थे मेरे, फिर धीरे धीरे पैरों को भी देश रक्षा की आदत पड़ गई। एक बार मेरी ड्यूटी ना जंगल में लगाई गई थी। वो जंगल में मुझे दलदली मिट्टी में 8 घंटे तक घास वाला सूट पहनकर एक पोजीशन में लेटना था। कमर बहुत दुख रही थी, क्योंकि एक पोजीशन में लेटे रहने से कमर पूरी खराब हो गई थी। बीच में मुझे याद आया कि माँ की वो बात, कि अगर तूने आज इस मिट्टी की रक्षा कर ली, इस धरती की, इस देश की रक्षा कर ली, तो तेरी माँ सुरक्षित रहेगी। आंखें बंद की और वो 8 घंटे कैसे बीते मुझे खुद पता ना चला। मैं 5 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही ना चला। मुझे याद है, मैं ड्यूटी पर था जब कमांडर इन चीफ का मेरे पास कॉल आया। वॉकी टॉकी पे मैसेज रिसीव हुआ कि तुम्हारी माँ एडमिट है अस्पताल में और तुम्हें अब घर जाना चाहिए।
कुछ पता ही नहीं था, 6 घंटे की ड्यूटी हो गई थी, 2 घंटे और खड़ा रहना था कि मैं भगा। आर्मी कोटे से मेरे लिए सीट बुक कर दी गई थी, मैं वर्दी में ही ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में घुसते ही मैंने देखा कि कुछ लोग एक सीट के लिए आपस में लड़ रहे हैं, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने अपना सामान लिया, अपनी सीट की ओर जाके बैठा, तो मैंने देखा कि आवाजें उनकी बढ़ गई हैं। अब वो पब्लिकली भी एक दूसरे की मां को जलील कर रहे हैं। मैं उठा, मैंने उनसे बोला कि आप मेरी सीट ले लो। मैंने एक से बोला कि आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। दोनों जो लोग थे वो मेरी उम्र के थे, लड़के ही थे। और मैंने उनसे बोला कि आप मेरी एक सीट ले लो, मैं खड़े होकर चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनते ही उसने मेरा सीट का नंबर पूछा, अपना सामान लेके मेरी सीट की ओर चल दिया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने अपनी सीट दी है किसी को तो कहीं थैंक यू तो मिलेगा, पर शायद वो मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। 6 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अब मुझे 14 घंटे खड़े होके जाना था। कभी कभी मैं सीट पे किसी की बैठ जाता, कोई बैठे रहने देता तो कोई झल्ला के भगा देता। आर्मी की वर्दी की शायद रिस्पेक्ट भूल गए हैं सब लोग, इससे क्या ही एक्सपेक्ट करता। जैसे तैसे सफर तो कट गया। भोपाल स्टेशन पे उतरते ही एक बच्ची, छोटी सी बच्ची मेरे पास आई। उसने मेरे से बोला और वो ताली बजाने लगी। मैंने उसको देखा और मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। मैंने उसको गोदी में उठाया, मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, आप ताली क्यों बजा रहे हो? तो उसने कहा अंकल मम्मी कहती हैं कि आर्मी वाले लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मेरा दिमाग तुरंत वो 14 घंटे पहले गया कि मैंने किसी एक अपने ही उम्र के बंदे को एक सीट दी है अपनी, और उसने मेरे को थैंक यू तक ना बोला। और ये समझदार, इतनी छोटी सी बच्ची जो इतनी सी समझदार है, वो कहीं ना कहीं उस बंदे से, उस लड़के से, उस युवा से ज्यादा समझदार वो बच्ची थी। मैंने उसको छोटा सा सल्यूट दिया, उसने भी मेरे को सल्यूट दिया और हम अपने अपने रास्ते निकल गए। जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि मां को डायबिटिक शॉक आया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। कुछ दिन अस्पताल और घर की भागदौड़ के बाद मां जब घर आई तो मुझसे बोली कि बेटा तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो मेरा भी थोड़ा सा मन लगा रहेगा। शादी के पहले मैंने नीति से पूछा था कि क्या तुम मेरी मां को संभाल पाओगी? नीति ने बहुत हंस के मुझसे कहा, पहले मैं उनकी बहू बनूंगी फिर तुम्हारी पत्नी। ये सुन के ना दिल थोड़ा शांत सा हुआ। मैंने नीति से शादी कर ली। शादी के 7 दिन बाद ही मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना था वापस। इस बार मेरी माँ और नीति दोनों रोए। दोनों की आंखों में बहुत आंसू थे और मैंने कहीं ना कहीं अपने आंसू छुपा लिए। मुझे उस दिन फील हुआ कि हम सेना वाले जितना सहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे घर वाले सहते हैं। एक बार ड्यूटी के बाद मैं ऐसे ही घर आके बेस पे आके सो गया, बहुत थका हुआ था, घर पे फोन करना भूल गया। मैंने देखा नीति के 40 से ज्यादा मिस कॉल थे। नीति ने इतने कॉल लगाए थे सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। वो बेचारी आधी हो जाती थी मेरी चिंता में कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। मैंने जब उसको फोन किया दोबारा तो उस कॉल पे बस 2 मिनट तक रोती रही। उसने मेरे को चिल्लाया कि कॉल क्यों नहीं करते हो, क्यों इतना थक जाते हो, क्यों मुझे भूल जाते हो। मुझे उस दिन उस पर और प्यार आ गया। 11 महीने बीते, मैं छुट्टी लेकर वापस घर गया। माँ सबसे मिला, माँ नीति सब खुश थे, मुझे अच्छा लगा। एक बार ड्यूटी पर था बेस पर। अब जब बेस पर आया तो देखा माँ के 15-20 कॉल थे। दोपहर में जब मैं ड्यूटी पे लगा था, पहाड़ियों पे खड़ा था, तब माँ के 15-20 फोन आए थे मेरे फोन पे। बेस पे आके देखा, माँ को फोन किया तो पता चला कि अब मैं माँ का बेटा नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का पिता भी बन गया हूं। वीडियो कॉल पे देखा तो मेरी नन्ही सी जान नीति के हाथ में सो रही थी। आंसू आ गए और आंसू आने के बाद सबसे पहले मेरे वर्ड निकले कि ये मेरे पे गई है। उसी कॉल पे मैंने बताया कि मैंने अगले महीने छुट्टी प्लान कर दी है भाई, अब मैं लंबी छुट्टी लेके आऊंगा, अब थोड़ा सा ज्यादा मजा करूंगा। सब खुश थे। मैं जब लंबी छुट्टी लेकर घर गया, उससे पहले ही हमें घर जाना था। उससे 1-1.5 हफ्ते बाद ही
हमको अलर्ट मिला कि कुछ आतंकवादी हमारे एरिया में देखे गए हैं, स्पॉट हुए हैं। इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, पूरा बेस अलर्ट पे था। हम 5 लोगों की एक टीम बनाई गई, टुकड़ी बनाई गई और हमको बोला गया कि आपको जाके आतंकवादियों को मारना है। हम उस पोजीशन पे पहुंचे, हमने बहुत लड़ाई लड़ी और हमने उन सारे आतंकवादियों को मार दिया। ये मिशन सक्सेसफुल था। पर मेरा मेरी बेटी को देख पाने का मिशन शायद अधूरा रह गया। हम लौटे तो थे वापस, 4 लोग मेरे को उठा के अपने कंधों पर मेरे घर रखे। नीति, माँ, सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। उस नीति ने खुशी को मेरे सामने कसम दिलवाई कि ये बच्ची भी फौज में जाएगी और आपका बदला लेगी, एक भी आतंकवादी देश में नहीं बचेगा। मैं खुश था। माँ रो रही थी, बेहोश हो रही थी। मेरा भी मन था कि माँ को पकड़ लूं, लेकिन क्या करूं, अर्थ ही में बंधा था। फिर जब वहां का सब मैंने देखा तो काफी बुरा लगा, तो मैंने अपना रुख दुनिया की तरफ मोड़ लिया कि भाई मैंने आज सर्वोच्च बलिदान दिया है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया का देखता हूं। जब दुनिया की ओर मुड़ा तो देश के बारे में पता चला। न्यूज चैनल पर एक खबर आई थी, आतंकी मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। मेरा कहीं ना कहीं नाम भी उनने नहीं लेना जरूरी समझा, मेरा जिक्र ही नहीं किया। उनने बस बोला कि एक जवान शहीद हो गया। मेरी बदकिस्मती थी कि जिस दिन मेरी मौत हुई, जिस दिन मैं शहीद हुआ, उस दिन एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी घर पे खुदकुशी की थी और न्यूज और मेरे देश के युवाओं को उसकी पोस्ट पे ओम शांति लिखने में ज्यादा खुशी मिल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा किसी ने नहीं किया, पर जितना हीरो मैं बना, अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, शायद उसने उतना नहीं किया। अब मेरे जैसे हजारों सैनिक जब शहीद होते हैं तो बहुत से युवाओं को, बहुत से लोगों को, सबको, किसी को नाम भी नहीं पता चलता। न्यूज चैनल में भी उसका नाम 1000 बार लिया गया। जो एक्ट्रेस की डेथ हुई, न्यूज चैनल ने भी उसका नाम 1000 बार लिया, लेकिन मेरा जिक्र तक नहीं किया। घर से अपना, माँ का, सबका नाम रोशन करने का सपना देखने वाला मैं इस नाम की दुनिया में गुमनाम रह गया। शरीर को तो खैर मेरी मुक्ति मिल गई है, पर कुछ सवाल मेरे पीछे आज भी हैं। शरीर को मेरे मुक्ति तो मिल गई है, पर कुछ सवाल मेरे पीछे आज भी हैं। हम जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, मरते हैं, हम हीरो हैं या वो जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं? वो बच्चे के बराबर सोच सबकी क्यों नहीं हो सकती? क्यों सब में समझदारी नहीं आ सकती? क्यों आर्मी को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती जितना हम डिजर्व करते हैं? क्या ताली बजाने में भी इतना हिम्मत चाहिए? हमें क्या इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए आप में हिम्मत चाहिए? तीसरी चीज, अब हम देश को तो बाहर से बचा रहे हैं, हम देश को बाहर से तो बचा रहे हैं, पर अंदर ही कितने आतंकवादी, कितने अपराधी खुला घूम रहे हैं, जिनको ना नेताओं का डर है ना लॉ का। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? सब देखने के बाद बस एक ही सवाल आज खुद से पूछता हूं, खुद को थोड़ा सा कोसता भी हूं कि इस देश के लिए मेरा सर्वोच्च बलिदान क्या जरूरी था? सो हाय गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो के जरिए से मैं 2 चीज़ों की अपील करना चाहता हूँ कि एक तो जो टीवी स्टार्स हैं, जो मूवी स्टार्स हैं, इन लोगों ने आप हीरो हीरोइन बोलना बंद करो, क्योंकि ये लोग एक्टर्स हैं, ये स्क्रिप्ट प्ले करते हैं। क्योंकि जो रियल हीरोज हैं वो इस वीडियो बनाने के टाइम तक अभी भी कहीं लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, तो उनको हीरो बोलो। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे भी आपको कोई आर्मी पर्सनल दिखे या आर्मी से रिलेटेड कोई भी इंसान दिखे ना, प्लीज़ उसके लिए क्लैपिंग या उसके लिए एक छोटा सा सल्यूट कर देना। बहुत छोटा सा जेस्चर है, लेकिन आर्मी वालों को इससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा। उनको जो वो कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, वो रिस्पेक्ट वो अर्न कर पाएंगे।
ऑल्सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने विचार जो भी हैं, जो भी लगा हो कमेंट करना। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, इफ़ यू फील लाइक यू कैन डू इट। ऑल्सो प्लीज़ शेयर करना। एंड एक छोटी सी पहल की है, मुहिम आपको बनानी है। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।